कैसे हैं आप सब लोग। मोस्टली स्टूडेंट जो है इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जो स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इनकी तमाम तकरीबन अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है और लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। आज सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ेंगे। डॉस बॉक्स जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट को जो है स्क्रीन वो नजर आ रही होगी। जी तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन नजर आ रही है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम अपने डॉस बॉक्स के अंदर असेंबली लैंग्वेज को जो भी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको लिंक्स दिए थे वहाँ से होप टू से कि आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी और डाउनलोड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया होगा। अब आज हम लोग इसका प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल उसको करने लगे हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने इसको माउंट किया, माउंट करने के बाद मैं DIR लेके आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ कमांड्स जो हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट उस वक्त जो है वो माउंट होने के बाद हमें जो है वो मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग कमांड डिस्कस करने लगे हैं वो है डीबग, जो कि लास्ट 2 और 3 लेक्चर से जो है वो शुरू हुई है और इसमें हम लोग अब डीबग कमांड के थ्रू जो है वो अपना काम जो है वो करेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग अपनी डी की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं। आर की कमांड है रजिस्टर के लिए। मैंने आर प्रेस किया तो आपके सिस्टम के अंदर जो है ये देखिए तमाम रजिस्टर जो भी आपके कंप्यूटर में थे वो उसने डिस्प्ले कर दिए। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास डी यानी कि डिस्प्ले के लिए है। मैंने डी C00 से लेकर 010 तक जो है वो मैंने डिस्प्ले करना है। तो ये देखें उसने डेटा जो है वो मुझे डिस्प्ले कर दिया है। जो भी वैल्यू जो है वो मैंने उसको असाइन की। आप कोई भी वैल्यू जो है वो उसको असाइन कर सकते हो, कोई भी एड्रेस जो है वो उसको असाइन कर सकते हो। ये उसी एड्रेस के मुताबिक जो है वो आपको अपना डेटा जो है प्रोसेसर के अंदर जो मौजूद होगा उसको जो है वो ये डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगर कोई चीज हमने सर्च करनी है तो उसके लिए कमांड है S। आपने S प्रेस किया, FE00 मैंने यहां पे इसको कोई एड्रेस दे दिया FFF और उसके बाद मैंने लिखा जी बायोस। अब 0FFFF जो है ये बेसिकली आपके कंप्लीट बायोस का ही एड्रेस है, लेकिन मैं मेमोरी के अंदर चेक करना चाह रहा हूं कि मेमोरी में मेरी जो बायोस नामी ये जो वर्ड है वो किस जगह पे लिखा हुआ पड़ा है। तो मैं फिर दोबारा से उसको एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद ये कुछ मेमोरी लोकेशंस जो हैं ये इसने मेरे सामने डिस्प्ले की। डिस्प्ले करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा उसी लोकेशन पे जाता हूं FE000। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अब मेरा जो बायोस है वो किस जगह पे है। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें तो आपको डॉस बॉक्स फेक बायोस वर्जन 1.0 लिखा हुआ जो है वो नजर आ रहा है कि इस वक्त आप जो डॉस इस्तेमाल कर रहे हो वो बेसिकली एक, क्योंकि आपकी मैंने आपको बताया था 98 2000 XP। अब इन विंडोज के अंदर तो आप डायरेक्टली जो है वो अपना काम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जितनी भी आपकी विंडोज हैं उनमें आपको डॉस बॉक्स का जो है वो सहारा लेना पड़ता है और उस डॉस बॉक्स के थ्रू जो है आप अपना काम करते हो। तो इससे होता क्या है, जो डॉस बॉक्स के थ्रू हम लोग सहारा लेते हैं कि जितनी भी हमारी वर्किंग हो रही होती है वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो ये अपने पास वर्चुअली तौर पे जो है वो अपने पास सेव कर होता है। तो इसलिए उसने बताया कि जो काम आप कर रहे हो ये फेक बायोस है, लेकिन वो बेसिकली फेक बायोस तो नहीं होती। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये बायोस का नेम है
जो कि इस वक्त आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट है जी, अगर कोई चीज आप लोगों ने कंपेयर करनी है किसी के साथ, आप चाहते हो कि मैं डाटा जो है वो अपना कंपेयर करूं या डाटा को प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक कर सकूं, तो उसके लिए अभी तक हम लोगों ने दो कमांड्स डिस्कस की, जिसमें एक आपकी कमांड थी आर, जो कि आपके रजिस्टर्स को देखने के लिए थी। दूसरी कमांड मैंने डी फॉर डिस्प्ले, और थर्ड कमांड जो हम लोगों ने सर्च करने के लिए, यानी कोई भी मेमोरी की लोकेशन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से सर्च करना है तो उसके लिए जो कमांड हमने डीबग में इस्तेमाल की वो एस थी। अब मैं कंपेयर करने लगा हूं, यानी कि कुछ वैल्यूज में दूंगा, फॉर एग्जांपल सी, उसके लिए मेरी जो कमांड है वो सी है। कंपेयर करने के लिए मैंने इसको दिया 140 और इसके बाद 148, देन 340। ये कुछ वैल्यूज जो है वो मैंने इसको असाइन की। अब इन वैल्यूज के मुताबिक ये क्या करेगा, ये अपने सिस्टम में जाएगा और सिस्टम में चेक करेगा कि ये वैल्यू जो है वो किस किस लोकेशन पे कहां पे जो है वो कंपेयर है। अब हम दोबारा से इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले 140 और 148। तो ये देखें, जो भी वैल्यू उसको मिल रही थी उस लोकेशन पे किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने उसे कंपेयर नहीं किया और डायरेक्टली जो है वो डेटा हमें जो वहां पे जो ब्लैंक डेटा था उसको जो है उसने डिस्प्ले किया। अब हम दोबारा से इसको करते हैं, मैंने कहा C140 और सिर्फ 2 जो है इनके दरमियान में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए उसने कहा है कि ये एरर है, यानी C के अंदर आपको 3 डिफरेंट वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी और उन्हीं के तहत जो है वो अपना वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास F, यानी कि आपने फिल रेंज करना है किसी लेवल को। तो मैं क्या करता हूं, फिल 100 से लेकर 1 to F तक जो है, और उसमें हमने लिखना है बफर। मैंने ये बफर का वर्ड जो है ये फिल किया कितनी लोकेशन पे, 100 लोकेशन से लेकर 1 to F तक जो है, इस लोकेशन तक मैंने ये वर्ड जो है ये फिल करना है। सिंगल कोड के अंदर आपने इसको लिखना है बफर, BUFFER, और उसके बाद एंटर करना है। अभी देखिए आपके सामने कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन जब मैं डी की कमांड एंटर करता हूं, D100 यानी पूरी उसकी लोकेशन देते हैं, तो अब आप देखें कि वहां पे सारा ही बफर लिखा हुआ जो है वो आपको नजर आ रहा है। यानी आपकी जितनी भी लोकेशन थी उस लोकेशन के ऊपर कंप्लीटली तौर पे बफर जो है वो लिखा हुआ आपको यहाँ पे गौर से अगर आप देखें तो आपका सारा बफर लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह आप अपनी मेमोरी को जब चाहें जिस तरह चाहें उसको जो है वो फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास आपने अगर डेटा जो है वो एंटर करना है तो ई की कमांड है। अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से एंटर हो और वो सही लोकेशन में जाके जो है वो सेव हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से ई किया, मैंने 200 पे जाता हूं और इसमें मैं सिंगल कोट में लिखता हूं कोई भी आप जो लिखना चाह रहे हो, एन ASCII ASCII Z स्ट्रिंग, और फिर दोबारा से इज ऑलवेज फॉलोड बाय, और इसका सिंगल कोट में बंद करता हूं। तो अब देखें अभी भी आपको जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसको करता हूं E22A और इस लोकेशन पे मैं जाके कुछ भी लिख देता हूं, A/0, अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्ले इस वैल्यू को जो है वो चेक कर लेते हैं 200। तो देखिए 200 के ऊपर आपने जो टेक्स्ट लिखा था, जो स्ट्रिंग आपने लिखा था, वो आपका 200 की वैल्यू के अंदर और ये मेमोरी की वैल्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, डीबग की कमांड्स में अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर के लिए R,
डेटा को डिस्प्ले करने के लिए D, डेटा को सर्च करने के लिए S, डेटा में डाटा एंट्री करने के लिए E और डाटा को फिल करने के लिए जो है वो F का इस्तेमाल जो है वो हम लोगों ने किया है। आप किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी सुहेल। सर 22A का कर दें डिस्प्ले। डी, वो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये A इज डिवाइडेड बाय 0 ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका हुआ है, लेकिन मैं पूरा दोबारा कर देता हूँ। E22A एंटर, ये देखें ठीक है। ये D22A का भी मैंने डिस्प्ले कर दिया है और D200 का भी डिस्प्ले कर दिया। दोनों डेटा जो हैं वो आपके पास इस वक्त डिस्प्ले हो चुके हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने इंटरनेट से मुख्तलिफ तरह के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, डीबग की कमांड की जितनी भी कमांड्स हैं उनकी तमाम की तमाम आपने जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है। क्लियर हो गया? अब मैं अपने थ्योरेटिकल की तरफ जो है वो मूव कर रहा हूँ। मैं स्लाइड शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो स्लाइड्स हैं वो नजर आ जाएंगी। क्योंकि आगे हमने असेंबली लैंग्वेज में जो बेसिक प्रोग्रामिंग थी रजिस्टर की, कि रजिस्टर के थ्रू आप अपने डेटे को कैसे डिस्प्ले करते हैं उसको देख लिया है, लेकिन अब हमने इसके मेन बड़े प्रोग्राम्स जो हैं उनकी तरफ अब मूवमेंट करनी है। तो उसके अंदर यानी उस प्रोग्रामिंग में, उस बड़े प्रोग्राम कोड के अंदर जो बेसिक लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं, जिस तरह आपने C++ पढ़ी होगी, उसमें सी आउट है, सी इन है, आपके फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, डू वाइल लूप है। इसी तरह से आपने इफ कंडीशंस पढ़ी, स्विच स्टेटमेंट पढ़ी, मुख्तलिफ तरह की वैल्यू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जो है लैंग्वेज वो आप लोगों ने पढ़े। अगर आपने जावा स्टडी किया तो जावा के अंदर भी उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो भी लैंग्वेज आप कंप्यूटर की स्टडी करोगे, हर लैंग्वेज के अंदर उसके बेसिक एलिमेंट जो हैं वो जरूर होंगे और जिनको आपने स्टडी करना है। इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट हैं जिनको आज हम स्टडी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह होप टू से कि नेक्स्ट अगर हमारा ऑफलाइन लेक्चर हुआ तो हम इसके प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो अब लिखना शुरू कर देंगे। अब थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कम होगा, ज्यादातर जो है वो हमारा प्रैक्टिकली को हम फोकस करेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल असेंबली लैंग्वेज का कोड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर हो सके। तो स्टार्ट करता हूं जी। कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन, बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट के अंदर सबसे पहले कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन है। अ कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन is a mathematical expression involving integer, literal and arithmetic operator। वो कहता है कि जो इंटीजर का एक्सप्रेशन है ये बेसिकली कोई भी अर्थमेटिक आपका लिटरल हो सकता है, कोई भी अर्थमेटिक आपका स्टेटमेंट हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल करके जो है वो एक्सप्रेशन मस्ट एवेल्युएट टू एन इंटीजर। वो कहता है कोई भी एक्सप्रेशन है वो इंटीजर को ही फॉलो करता है, विच कैन बी स्टोर इन 32 बिट, जो कि 32 बिट का होता है। 0 थ्रू FFFFH यानी 0 से लेकर जो भी F15 तक की वैल्यू है उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता था। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और लिस्टेड इन टेबल, यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो टेबल बना हुआ है उसके अंदर डिस्प्ले किए गए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसीड ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट 1 टू लोवेस्ट 4। यानी हाईएस्ट जो है वो हमारा 1 होगा, लोवेस्ट जो है वो 4 होगा। इसमें तरतीब वाइज जो है वो प्रोसीजर और उसके ऑपरेटर जो है वो दे दिए गए। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज अबाउट कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन is that they can be evaluated
at assembly time. From now on we will just call the integer expression. वो कहता है कि आपको देखने में ये थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन है, यानी जब भी आप इंटीजर लेवल के ऊपर काम करेंगे, इंटीजर्स के ऊपर, तो आपको यही एक्सप्रेशन जो है वो अपने पास इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए हम इनको बाज का इंटीजर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटर आपके पास पैरेंथेसिस होगा, जो प्रोड्यूसर के अंदर इसका लेवल 1 है, प्लस और माइनस, यानी कि यूनरी प्लस में आपके पास डबल प्लस भी हो सकता है, सिंगल प्लस भी हो सकता है, इसी तरह से डबल माइनस भी हो सकता है, सिंगल माइनस भी हो सकता है। मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। मॉडुलस के अंदर आपके पास डायरेक्ट मोड है, और प्लस और माइनस के लिए आपके पास प्लस एंड माइनस का जो साइन है, जो कि सबसे लो लेवल के ऊपर जो है वो डिक्लेयर किया गया। Refer to the implied order of operational when an expression contain two or more operators. जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स आपस में एक्सप्रेशंस को करते हैं, यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन लॉजिकल फॉर्म में जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इनको फिजिकली हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे तो फिर आपको आगे चल के आपको पता चलेगा कि 14 चैप्टर या 13 या 12 या 10 चैप्टर के अंदर जब हम बड़े लेवल के प्रोग्राम्स करेंगे तो उनमें ये चीजें आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएंगी कि रियल नंबर कौन से हैं, इंटीजर नंबर कौन से हैं, रियल नंबर का एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर नंबर का एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रियल नंबर लिटर्स। रियल नंबर लिटर्स आल्सो नोन आ फ्लोटिंग पॉइंट लिटर। रियल नंबर को हम दूसरे लफ्जों में फ्लोटिंग पॉइंट लिटर्स भी कहते हैं। आर रिप्रेजेंट एज आइदर डेसिमल रियल और इन कोड हेक्साडेसिमल रियल। वो कहता है कि ये डेसिमल फॉर्मेट में भी मिलते हैं आपको और हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी, यानी कि जो भी पॉइंट्स वाली वैल्यू है वो दोनों कंडीशन में हमें मिलती है और दोनों कंडीशन में वो रियल नंबर ही कहलाते हैं। A decimal real contain an operational sign followed by an integer, a decimal point, an operational integer that express a fraction and an optional expression। वो कहता है कि जो आपका डेसिमल वैल्यू के लिहाज से हम रियल नंबर की बात करें तो उसमें इंटीजर में भी डेसिमल हो सकता है, आपके डेसिमल में पॉइंट भी हो सकता है, आपके ऑपरेशनल में भी उसका जो है वो इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि उसमें होता है, जैसे कि साइन इंटीजर, डॉट इंटीजर और उसका एक्सपोनेंट। इसी तरह देयर आर अ फॉर्मेट फॉर अ साइन एंड एक्सपोनेंट साइन। आगे आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर जो है प्लस या माइनस होगा, एक्सपोनेंट ई प्लस या माइनस डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो उसको लगा के उसने इंटीजर जाहिर किया। फॉलोड एग्जांपल विद द 2 पॉइंट प्लस 2.0, और अगर उसको हेक्साडेसिमल के अंदर हम बात करें तो -44.2 ई प्लस 0.26.E5। कोई भी ये वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल की आ सकती है, जिस तरह अक्सर आप लोग अपने कैलकुलेटर में कर रहे हो तो कि एक वैल्यू की रेंज जब बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपोनेंट के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करके हमें जो डेटा जो है वो शो कर देता है। एटलीस्ट 1 डिजिट एंड अ डेसिमल पॉइंट आर रिक्वायर्ड। An encode real represent a real number in hexadecimal using the IEEE floating point format for a real short। वो कहता है कि एक रियल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूं, कैसे कर सकता हूं हेक्साडेसिमल के अंदर। फॉर एग्जांपल IEEE फ्लोटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट रियल में जो है, जो आगे चल के मैंने आपको बताया कि आगे जो चैप्टर्स हमारे पास आएंगे उनमें जब हम बड़े कोड करेंगे तो उनके अंदर रियल नंबर, इंटीजर एक्सप्रेशन, आपका डिजिटल एक्सप्रेशन जो है वो सामने हमें डिस्प्ले होगा। द बाइनरी रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल प्लस 1 0 फॉर एग्जांपल, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो इतनी हैवी बनी हुई है कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे भी 4 4 8 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट और तकरीबन ये 4 बाइट प्लस का डेटा है। और जब उसको उसने डिस्प्ले किया, अब कैलकुलेटर फॉर्म में अगर ये डेटा डिस्प्ले नहीं होगा तो आपको वो +1 0 की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले कर देगा। द सेम वैल्यू वुड बी इनकोडेड एज शॉर्ट रियल इन असेंबली लैंग्वेज एज 3FFF8 जो है वो डिस्प्ले होगी। इसी तरह वी विल नॉट बी यूजिंग रियल नंबर कांस्टेंट फॉर द while because most of x86 instruction set is generated to word integer processing। वो कहता है कि बात का ये होता है कि हमारा प्रोसेसर जो है
वो भी बात करता है ऐसे नंबर जो है रियल नंबर जो है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, कि डिपेंड कर होता है कि उस वक्त को जो इंटीजर की प्रोसेसिंग है वो x86 पे है या इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी और प्रोसेसर के लिहाज से है। कैरेक्टर लिटर्स, a single character enclosed in a single or double quotes। वो कहता है कि कैरेक्टर लिटर, जैसे कि अभी हम लोगों ने फिल डेटा किया था कि कुछ डेटा मैंने डबल कोट्स में फिल किया था, कुछ डेटा जो है वो सिंगल कोट में मैंने फिल किया था, तो दोनों कंडीशंस में वो आपका कैरेक्टर लिटर ही कहलाएगा, चाहे वो आप लोगों ने सिंगल कोट में कोट कर दिया, चाहे वो आप लोगों ने डबल कोट के अंदर जो है वो डेटे को जो है वो डिस्प्ले कर दिया या डेटे को फिल कर दिया या डेटे को आपने एंटर कर दिया। द असेंबलर स्टोर्स द वैल्यू इन मेमोरी as the character binary ASCII code, for example A और डबल कोट्स के अंदर D। Recall the chapter 1 show the character literals are stored integerly and internally as integer using the ASCII encoding sequence. So when you write the character constant A, it's stored in the memory। वो कहता है कि जैसे कि हम लोग शुरू में हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो स्टोर होने के लिए ही प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी वैल्यू ASCII कोड के थ्रू करता है। जैसे कि A का कोड 65 है, अब वो 65 को क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो सिस्टम को डाटा जो है वो देता है एज द नंबर 65। वही बात आ गई। और हेक्स, अगर मैं हेक्स की बात करूं तो 41 बनता है, अगर मैं आपको इसके कंप्यूटर की डायरेक्ट ए की बात करूं तो 65 बनता है। वी हैव अ कंप्लीट टेबल ऑफ ASCII कोड ऑन द इनसाइड बैक कवर ऑफ द, यानी कि वो कहता है कि बुक्स जो भी आपके पास बुक्स होंगी असेंबली लैंग्वेज की, हर असेंबली लैंग्वेज की बुक की बैक एंड के ऊपर जो है वो लाजमी ASCII कोड जो है वो पूरे के पूरे 0 से लेकर F तक जो है उन तमाम के ASCII कोड, यानी 0 से F आपके 255 यानी कि 256 आपके ASCII कोड जो है वो बने हुए हैं। आप इनको देखें और वही कोड जो है वो आप अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा स्ट्रिंग लिटर्स। A string letter is a sequence of characters including spaces enclosed in a single or double quotes। वो कहता है कि कैरेक्टर लिटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो आप लोग उसमें बस फर्क ये है कि उसमें तमाम की तमाम जो स्पेसिस हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, चाहे आपने सिंगल कोट में लिखा है चाहे आपने डबल कोट में लिखा है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ डेटा आपको सिंगल कोट में लिखा हुआ है, कुछ डेटा आपको डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेस और कोमास के अंदर है, लेकिन वो सारे के सारे आपका क्या है, स्ट्रिंग लिटर्स है। Embedded quotes are permitted when used in the manner shown by the following example। एग्जांपल्स आगे भी एक दो दी गई हैं, इनके थ्रू भी आप अपना स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग ही आप किसी कहेंगे। जस्ट एज आ स्ट्रिंग कांस्टेंट आर स्टोर एज इंटीजर वी कैन से दैट स्ट्रिंग लिटर आर स्टोर इन मेमोरी एज सीक्वेंस ऑफ इंटीजर बाइट वैल्यू। वो कहता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस बना दिया जाता है, उसी सीक्वेंस के थ्रू जो है आपका डाटा जो है वो मेमोरी में सेव होता है। फॉर एग्जांपल ABC है तो 41H, 42H, 43H एंड 44H। अब ये जो 41, 42 और 43 है ये बेसिकली हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये ASCII में होता तो 65, 66, 67 एंड 68 के तौर पे जो है वो डिस्प्ले होता, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो मशीन लैंग्वेज को या हेक्सा लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करता है, तो इसलिए इसने हेक्सा के अंदर जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले की हुई है और उसके थ्रू जो है वो आप अपनी वैल्यू को जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर भी कर सकते हो, कंप्यूटर में डिस्प्ले भी, कंप्यूटर से डिस्प्ले भी करवा सकते हो और कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटे को एंटर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिजर्व वर्ड। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़े थे इफ, फॉर, स्विच, केस, आपकी क्लास, इसी तरह से और भी रिजर्व वर्ड थे जो कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़े। सेम इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये वो वर्ड हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में हैं, आप इनको एज ए यानी कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इनको वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। जिस तरह से सी के कुछ रिजर्व वर्ड थे उनको हम बाय नेम जो है
वो नहीं रख सकते थे वेरिएबल, इनको भी हम बाय नेम जो है वो वेरिएबल नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग, कैन ओनली बी यूज्ड इन देयर करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है कि रिजर्व बेसिकली स्पेशल इनकी मीनिंग्स होती हैं, इसीलिए इनकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी स्पेशल होता है और वो करेक्ट होता है। रिजर्व वर्ड्स वर्क में बाय डिफॉल्ट और नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। आप यानी कि जैसे सी में केस सेंसिटिव वर्ड है, यहाँ पे आपको जो है वो दोनों कंडीशन में, चाहे आपने मूव कैपिटल लिखा है, चाहे आपने मूव स्मॉल लिखा है, चाहे आपने मूव MOV कैपिटल लिख दिया, ये सब का सम जो है वो सेम है। There are different type of reserved word instruction mnemonic such as move, add and MUL, register names यानी कि AH, BH, AL, BL, BX, X, AX, DX, ये तमाम रजिस्टर के नेम है, ये भी रिजर्व वर्ड है। डायरेक्टिव विच टेल असेंबलर हाउ असेंबली प्रोग्राम, कुछ आगे चल के डायरेक्टिव आएंगे जैसे डॉट कोड है, डॉट प्रोग्राम है और मुख्तलिफ तरह के आगे ये आएंगे जो हम जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। इसी तरह से कुछ एट्रीब्यूट है विच प्रोवाइड साइज एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरिएबल एंड ऑपरेंड, जो कि हमें बताएगा कि आप अपने डेटे का, अपने वेरिएबल का, अपने वर्ड का, डेटे का, इंटीजर का जो साइज रख सकते हैं वो बाइट की फॉर्म में और वर्ड की फॉर्म में रख सकते हो। तो ये बाइट और वर्ड का ही कीवर्ड जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ऑपरेटर्स हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, प्लस, माइनस, यूनरी और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके देखेंगे। जब भी कोई एक्सप्रेशन बनेगा, जब भी कोई लूप्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर हम लोग अपनी मर्जी के ऑपरेटर जो है वो रिकॉल करेंगे। इसी तरह से प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं सच एज @डेटा, ये प्री डिफाइंड सिंबल है, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। विच रिटर्न कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू एज असेंबली टाइम, यानी कि जब आप लोग अपना कोई डेटा यानी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उस वक्त आप इस कांस्टेंट को जो है डेटे को डिक्लेयर करोगे और उसके अंदर आपका डेटा जो है वो जो भी वेरिएबल होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफायर्स। एन आइडेंटिफायर इज अ प्रोग्रामर चूजन नेम। वो कहता है कि आइडेंटिफायर क्या है, बेसिकली प्रोग्राम जो चूज करना है हम लोगों ने जो चीजें राइट करनी है उसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। इट माइट आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, अ प्रोसीजर और अ कोड लेबल। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि इसका वेरिएबल कौन सा है, इसका कांस्टेंट कौन सा है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या कोड लेबल है। उन तमाम चीजों को देखते हुए हम अपनी मर्जी का जो आइडेंटिफायर है वो डिक्लेयर करते हैं। देयर आर अ फ्यू रूल ऑन हाउ दे कैन बी फॉर्म। वो कहता है कुछ रूल्स इसके लिए डिफाइन किए गए हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए और उनको डिस्प्ले करने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा करने के लिए। उन रूल्स को अब देखते हैं। देयर आर मैनी कंटेन बिटवीन 1 to 247 कैरेक्टर। वो कहता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं 1 से लेकर 247 तक। वैसे जो टोटल कैरेक्टर है वो मैंने आपको बताया, टोटल कैरेक्टर आपके 256 है, यानी 0 से लेकर 255 तक आस्की कोड जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो और वो सिस्टम जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करता है। इसी तरह से जितने भी आइडेंटिफायर है उनको हम इन रूल्स के मुताबिक जो है वो इनके ऊपर जो है वो वर्क करेंगे। देयर आर नॉट केस सेंसिटिव। और दूसरा ये चीज है कि ये जो आपके आइडेंटिफायर है ये केस सेंसिटिव नहीं होंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर A, Z और A लोअर Z अंडरस्कोर @ क्वेश्चन मार्क और $। सब सीक्वेंट कैरेक्टर में आल्सो बी डिजिट। वो कहता है कि कुछ फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, या तो आप कैपिटल A कर सकते हैं या लोअर A, या अंडरस्कोर कर सकते हैं या @ साइन कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और $। डिस्प्ले। अगर सब सीक्वेंस की बात करें तो उसमें यानी अगर सब सीक्वेंट कैरेक्टर आपने डिफाइन करने हैं, आइडेंटिफायर लगाने हैं, तो उसमें आप अपना डिजिट के तौर को डिजिट को भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी द सेम एज असेंबलर रिजर्वर। वो कहता है कि जो आपका डॉट है वो भी आपका एक असेंबलर का वर्ड है, रिजर्व वर्ड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन जनरल इट्स अ गुड आइडिया टू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर आइडेंटिफायर। वो कहता है क्या ये बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा आइडिया है कि आप प्रॉपर कोई ऐसा नेम आइडेंटिफायर कर रखें जो प्रॉपर तरीके से आपको जो है जिसकी समझ लग सके और आप उसको देख भी सके। एज यू डू
इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड के अंदर हम देखते हैं ऑल दो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर शॉर्टर एंड क्रिप्टो, और इसके अंदर भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में और इसकी कोडेड फॉर्म में देख सकते हैं। देयर इज नो रीजन टू मेक योर आइडेंटिफायर हार्ड टू अंडरस्टैंड आल्सो। वो कहता है कि ये नहीं है कि आप अपने आइडेंटिफायर को हार्ड कर लो या उसको जो है वो पढ़ना ही आपको अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल लगे। आप कोशिश करो वो आइडेंटिफायर यूज करो कोड के अंदर जो आपको आसान लगे। जैसे आप लोग अपने C++ में, जावा में, पाइथन में, PH में इजीएस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सेम आप लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी इजी से इजी वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो हो सके। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है वो दे दी गई हैं। हियर आर सम फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कि लाइन काउंट है, फर्स्ट वैल्यू, इंडेक्स, लाइन अंडरस्कोर काउंट है, माई फाइल है, एक्स कोड है, मेन एक्स अंडरस्कोर कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के वेरिएबल जो है वो आसानी जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। सेशन आपका क्लोज होने लगा है, कोशिश किया करें कि सेशन को जल्द अज जल्द जो है वो ज्वाइन कर लिया करें ताकि हमारा लेक्चर का जो टाइम है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो और हम आसानी जो है अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सके। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, स्पेसिस जिस तरह आपके सी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने में स्पेस अलाउ नहीं होती थी, यहां पे भी आप स्पेस अलाउ नहीं करोगे। जैसे ही आप वेरिएबल में स्पेस लोगे, फॉर एग्जांपल मैंने किया जी स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट स्पेस नेम मैंने लिख दिया तो वो क्या हो गया, वो बेसिकली आपके दो आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर लिए, जबकि मुझे तो एक ही आइडेंटिफायर, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना था। तो उसके लिए आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। सेशन क्लोज होने लगा है, जैसे ही सेशन रिकंटिन्यू हो आप एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है वो कनेक्ट करें और फौरन ही हम ताकि अपना लेक्चर का बाकी हिस्सा जो है वो स्टार्ट करें। तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी, आइडेंटिफायर के बाद है हमारे पास डायरेक्टिव्स। आज डायरेक्टिव जिस तरह आप लोग C++ के अंदर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते थे हैश साइन को, अब हैश क्या करता था, वो बेसिकली आपका प्री प्रोसेसर ऑपरेटर भी है, डायरेक्टिव है, जो कि क्या करता है कि आपकी जो लाइब्रेरी की फाइल्स थी इंक्लूड के तहत आप लोग उन तमाम फाइल्स को अपने प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बना सकते थे। सेम इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी कुछ हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने कुछ लाइब्रेरी की जो असेंबली लैंग्वेज की लाइब्रेरी हैं उनमें से कुछ वेरिएबल्स, उनमें से कुछ मैक्रोज, उनमें से कुछ आइडेंटिफायर्स, उनमें से कुछ लूप्स वगैरह जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। A directive is a command embedded in source code that is recognized and act upon by the assembler। वो कहता है डायरेक्टिव क्या है, बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो कि एम्बेड करती है जो भी कोड आप लोगों ने किया है उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा ताकि असेंबली लैंग्वेज जो है या असेंबलर जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सके। डायरेक्टिव्स डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम बट दे लेट यू डिफाइन वेरिएबल, मैक्रोज एंड प्रोसीजर्स। वो कहता है कि डायरेक्टिव बेसिकली क्या है, ये नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम का कोई आइडेंटिफायर उसमें वेरिएबल्स आ सकते हैं, इसमें मैक्रोज आ सकते हैं, प्रोसीजर्स आ सकते हैं। They can assign name to memory segment and perform many other housekeeping tasks related to the assembler। वो कहता है असेंबलर के मुताबिक जितने भी हाउसकीपिंग के टास्क हैं, जितने भी मेमोरी की सेगमेंट्स हैं, जितने भी उसकी नेम है, उन तमाम को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डायरेक्टिव और नॉट बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव। डायरेक्टिव जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल डॉट डेटा
कैपिटल डॉट डेटा डेटा और तमाम की तमाम जो इक्विवेलेंट है, यानी इसको आप जिस तरह से मर्जी लिखे, लेकिन वो क्या है बेसिकली असेंबलर के अंदर से उसने डेटे को रीड करना है और वो डेटा जो है कोई भी हो सकता है। द फॉलोइंग एग्जांपल हेल्प टू शो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड द इंस्ट्रक्शन। द डी वर्ड डायरेक्टिव टेल द असेंबलर टू रिजर्व स्पेस इन द प्रोग्राम फॉर अ डबल वर्ड वेरिएबल। वो कहता है कि डी वर्ड, अब एक ये क्या है, ये डायरेक्टिव है जो कि असेंबलर को बताता है कि तुमने इतनी स्पेस रिजर्व करनी है जैसे कि आपका डबल वेरिएबल है। The move instruction on the other hand execute at runtime copying the constant of my var to the EAX register। लेकिन जो move है, अब move क्या है, ये आपका रिजर्व वर्ड है। ये क्या करता है, ये E रजिस्टर जो मेरा EAX है, यानी कि जो मेरा फुल रजिस्टर है 32 बिट का, उसको बताएगा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका वेरिएबल का नाम है my वेरिएबल, और उसके अंदर अपना डेटा जो है वो कॉपी कर दो। my वेरिएबल डी वर्ड 26 मूव EAX my। अब ये क्या करेगी स्टेटमेंट, ये my वेरिएबल के अंदर जो भी EAX में उस वक्त डेटा मौजूद होगा उस डेटे को उठा के जो है वो डी वर्ड के अंदर जो है वो कॉपी कर देगा। although all assembler of Intel processor sharing the same instruction set, सारे के सारे इंटेल के जितने भी प्रोसेसर हैं, चाहे वो Core i7 है, Core i9 है, Core i3 है, आपका क्वाड कोर है, Core 2 है, आपका Pentium 4 है, Pentium 3 है, कोई भी प्रोसेसर जो इंटेल कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया है, तमाम के अंदर उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो सेम है, उसका जो डायरेक्टिव का तरीका कार है वो सेम है, और उन तमाम को जो है वो आसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। Okay, the Microsoft Assembler repeat directive, for example, is not recognized by some other assembler। वो कहता है कि बाज का तो ये होता है कि अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा होता है तो वो उस डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग उसकी नहीं कर पाता और उसको वो जो है वो रिपीट होने भी नहीं देता। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइनिंग सेगमेंट। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव इज टू डिफाइन अ प्रोग्राम सेक्शन और सेगमेंट। वो कहता है कि असेंबलर के अंदर क्या है कि हम जब भी कोई डेटे को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो आसानी जो है उसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल वन सेगमेंट कैन यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल एंड इज आइडेंटिफाइड बाय डॉट डेटा डायरेक्टिव। वो कहता है कि अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें तो आपने उस प्रोग्राम के अंदर डेटा भी डिक्लेयर कर दिया, आपने उसमें डॉट डेटे के अंदर डायरेक्टिव्स भी इस्तेमाल कर लिया, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आगे चल के जो हम बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे उनके अंदर बाय देखिएगा कि आप डेटे के अंदर क्या हो रहा है, कोड में क्या हो रहा है, आपका स्टैक क्या कर रहा है, ये जो जितने भी डायरेक्टिव्स हैं उनमें हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे होंगे, उनके अंदर हम लोग अपनी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, अपनी जो मूवमेंट की स्टेटमेंट्स हैं, अपने लूप्स वगैरह जो है उनको भी हम साथ के साथ जो है वो कर रहे होंगे। द कोड डायरेक्टिव आइडेंटिफाई द एरिया of a program containing executable instruction dot code। the dot stack directive identify the area of a program holding the runtime setting its size stack 100h। यानी कि हम उसके एक प्रॉपर साइज को जो है वो लेके चलेंगे और वो सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्ट्रक्शन। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। जो भी आप उसमें कोड लिखना चाह रहे हो वो चाहे कैपिटल में लिखो चाहे लोअर में किसो, इससे कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आगे चल के ये जैसे ही हमारी जो आज हमारे बेसिक एलिमेंट्स खत्म होते हैं, इसके बाद एक मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, चाहे आप उसको अपर केस में लिख दो चाहे लोअर केस में लिख दो। असेंबली लैंग्वेज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया केस सेंसिटिव नहीं है और इसके अंदर आप आसानी अपना कोड जो है वो जिस तरह से चाहो आप जो है वो लिख सकते हो। होप उसे क्या तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस। एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट बिकम एग्जीक्यूटेबल व्हेन अ प्रोग्राम असेंबल्ड। वो कहता है कि स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट ऐसी हैं कि जब भी हम अपना प्रोग्राम को जो है वो असेंबल करेंगे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसलेट बाय द असेंबलर इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट। वो कहता है कि असेंबलर जो भी इंस्ट्रक्शन हमने देनी है वो असेंबलर लैंग्वेज जो असेंबलर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसको
कॉल करेगा, विच आर लोडेड एंड एग्जीक्यूट बाय द CPU एट रन टाइम, जो कि CPU के अंदर रन टाइम के ऊपर जो है वो मौजूद है और वो रन टाइम के ऊपर जो है वो उसको चेक करता है। An instruction contains 4 basic part, वो कहता है कि एक इंस्ट्रक्शन सेट जो है इसके 4 मेन बेसिक पार्ट हैं जिनको जो है वो एक्सेस करता है। लेबल, इंस्ट्रक्शन मेनोमेनिक्स रिक्वायर्ड, ऑपरेशनल्स यूजुअली रिक्वायर्ड एंड कमेंट्स। सबसे पहले है जी लेबल। A label is identifier that act as a place maker for instruction and data। वो कहता है कि लेबल जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोगों ने लिख लिया सी आउट डबल कोर्स एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब वो जो एंटर द फर्स्ट वैल्यू है वो बेसिकली हमारा क्या है, लेबल है, जो कि हम अपने इनपुट के थ्रू जो है डेटे के थ्रू जो है वो देखना चाह रहे हैं कि मैं जब डेटा एंटर करूं तो मुझे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन पास हो कि पता हो कि मैं ये डेटा किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। सेम असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसको नाम दे दिया गया है लेबल। आपने बाकायदा से लेबलिंग करनी है ताकि आपको पता हो आप किस चीज के लिए जो वर्क कर रहे हो। A label placed just before an instruction implies the instruction address। वो कहता है कि लेबल क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन सेट के साथ इंप्लाई हो रहा होता है और वही उसी के एड्रेसेस को फॉलो कर होता है। Similarly, a label placed just before a variable implies variable address। There are two types of label, data label and coded label। पहला है जी data label। A data label identifies the location of variable, provide a convenient way reference the variable in code। The following example define a variable name count। वो कहता है कि वेरिएबल डाटा वेरिएबल क्या करता है, ये बेसिकली वेरिएबल की लोकेशंस को चेक करता है और प्राइवेट और हमें उसका कन्वीनियंट रेफरेंस जो है कोड वो प्रोवाइड करता है ताकि हम आसानी से जो है वो अपने प्रोग्राम को जो है वो राइट कर सके। जैसे कि आप मैंने डिक्लेयर किया नेम काउंट डी वर्ड इज इक्वल टू 100। द असेंबलर असाइन अ न्यूमेरिक एड्रेस टू ईच लेबल। वो कहता है कि अब क्या करेगा, असेंबलर जो है वो असाइन कर देगा इस काउंट को 100 की वैल्यू डी वर्ड के अंदर और प्रॉपर तरीके से वो लेबल बनाएगा इसका। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन मल्टीपल डाटा आइटम फॉलोज ए लेबल। इन द फॉलोइंग एग्जांपल अरे डिफाइन द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर 1024 देयर अदर नंबर फॉलोइंग इन मेमोरी इमीडिएटली आफ्टर। अरे डी वर्ड 1024 2048 और डी वर्ड 40968192, यानी जो भी वैल्यू पहले है वो वेरिएबल क्या करेगा, सबसे पहले जो है उसी को जो है वो डिस्प्ले करेगा ताकि वो वैल्यू जो है आसानी जो है वो आप चेक कर सके और आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अ लेबल इन द कोड एरिया ऑफ अ प्रोग्राम वेयर इंस्ट्रक्शन आर लोकेटेड मस्ट एंड विद अ कॉलन, यानी कि उसके एंड पे, जैसे कि आप लोग सी एंड सी प्लस प्लस में करते थे सेमी कॉलन, अगली स्टेटमेंट पे जाने के लिए इसमें आप क्या इस्तेमाल करते कॉलन का साइन इस्तेमाल करोगे जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, लेबल है। अब मैंने इस लेबल वाले हिस्से को जो है वो पहले एग्जीक्यूट करना है। कैरेक्टर कोड लेबल आर यूज्ड एज टारगेट ऑफ जंपिंग एंड लूपिंग इंस्ट्रक्शन। कोड लेबल क्या करेगा, वो डायरेक्टली जंप करेगा उस डेटे को जो भी हम उसके अंदर देंगे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग JMP जंप कमांड हम इस्तेमाल करेंगे इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर कंट्रोल टू द लोकेशन मार्क बाय द लेबल नेम टारगेट क्रिएटिंग आ लूप। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि इस जो लेबल हैं इनको आप एज ए लूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि जो आपका लूप है वो बना रहे और उस लूप के तहत जो है वो आप अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर सको। A code label can share the same line with an instruction or it can be on a line by itself। वो कहता है कि वो लाइन नंबर भी आप उसको दे सकते हो आपकी मर्जी, वो डायरेक्ट लेबल आप उसको कर सकते हो तो आपकी मर्जी। दोनों कंडीशन में आपका लेबल जो है वो डायरेक्टली वर्क जो है वो करेगा। नेक्स्ट है जी हमारा इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स। अब इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स में क्या है कि आप उसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो पास करोगे। आगे चल के ये कमांड्स, क्योंकि आज यहीं पे हम इसे क्लोज करेंगे ताकि इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम लिख के और बता सकूं कि जो जो कमांड्स अभी आज हमने डिस्कस की हैं आपको पता हो इन कमांड्स को हमने कैसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है ताकि फिर आप अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। एन इंस्ट्रक्शन मेनोमिक्स इन अ शॉर्ट वर्ड दैट आइडेंटिफायर एन इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि इसका काम क्या है कि बड़े वर्ड को असल में शॉर्ट फॉर्म में जो है
वो डिस्प्ले करना इन इंग्लिश निमोनिक्स इज अ डिवाइस दैट असिस्ट मेमोरी। निमोनिक्स क्या करती है मेनोमिक्स कि आपकी जो मेमोरी है उसको असिस्ट करते हैं। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स सच एज मूव, ऐड एंड सब प्रोवाइड हिंट्स अबाउट द ऑपरेशन दे परफॉर्म। वो कहता है कि बेसिकली क्या है कि ये मूव, अब ये मूवमेंट है, ऐड एडिशन है, सब सब्सट्रैक्शन है, तो इसी तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में आपको वो डिस्प्ले कर रहा है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल निमोनिक्स में आपको मूव असाइन वैल्यू एनदर, ऐड टू वैल्यू, सबट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम एनदर, मल्टीप्लाई टू वैल्यू, जंप जेएमपी जंप टू न्यू लोकेशन, कॉल, इसी तरीके से आप मुख्तलिफ तरह की कॉल जो है यहाँ तक ओके जी। अब मैं आपको प्रोग्राम शेयर करने लगा हूं, यानी कि हम एक प्रोग्राम जो है वो टाइप करेंगे और उस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हम अपने प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो टाइप करते हैं। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ए हमारे पास कमांड है जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए आप लिखोगे, ए फॉर अपेंड है, एड्रेस है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जैसे ही ए लिख के आप एंटर करोगे कोई भी एड्रेस आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पे आपने अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ जी JMP 126, इस पे ये जंप करे, मेमोरी की कोई लोकेशन होगी और उसके अंदर DB 0D, ये हम उसको एड्रेस दे रहे हैं, और 0A कॉमा, और इसमें एक स्ट्रिंग जो है वो मैं पास कर रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये मैंने प्रोग्राम जो इसमें लिखा है और मैंने इसको बता दिया कि इस प्रोग्राम में डीबग मोड में लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ DB 0D, 0A, डॉलर सिंगल कोट में डॉलर साइन आपने डिस्प्ले करना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये हम कोई भी यानी सिंबल जो है वो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब मैं एक्सोर का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, XOR, AX और AX। ये क्या करेगा, दोनों AX के जो रजिस्टर हैं उनको आपस में XOR कर देगा। यानी जो XOR का आपका ऑपरेटर है उसके तहत आप दोनों रजिस्टर्स को आपस में XOR करवा रहे हो। उसके बाद मैंने कहा जी मूव AH, यानी कि AX का हाफ रजिस्टर है हमारे पास AH, उसमें क्या वैल्यू मूव कर दे, 9। इसके बाद मैंने कहा जी मूव करो MOV AH 9 और मूव करो DX को, और उसके अंदर एक वैल्यू हम DX में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 102 की, और इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं 21H। 21H जो आपकी इंटरप्ट है ये बेसिकली DOS लेवल की जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आप DOS के प्रोग्राम लिखोगे यानी कि डीबग मोड में प्रोग्राम लिखोगे, उनमें आपका जो 21H, आपकी मर्जी 21H लिखे, आपकी मर्जी 21 लिख दें, तो वो बेसिकली इंटरप्ट 21 ही कॉल होगी, और वो 21 इंटरप्ट जो है वो आपके उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करने में आपकी वो जो है मदद करेगी। उम्मीद है आप लोग को समझ लगी होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है प्रॉपर होप टू से कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी और हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं इनको जो है वो करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो डायरेक्टिव्स हैं जी जी, इन्हें हम प्री डिफाइंड कह सकते हैं? हाँ जी, ये प्री डिफाइन है। ये आपके जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन लाइब्रेरी है, इसी तरह आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी आपके कुछ डायरेक्टिव जो है वो प्री डिफाइन है। आपने जस्ट उनको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना है।